नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजनीतिक सिद्धांत की क्लास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रभुता, सॉवरेनिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में संप्रभुता के अर्थ, विशेषता और प्रमुख कथन जैसे बिंदुओं को हमने पढ़ा था। हमने जाना था संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द सुपर एनस से हुई है, जिसका तात्पर्य सर्वोच्च शक्ति है। और संप्रभुता को परिभाषित करते हुए हमने पढ़ा था क्षेत्रीय आधिपत्य और सर्वोच्च शक्ति ही संप्रभुता है। और आज की क्लास में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग संप्रभुता के रूप के बारे में पढ़ेंगे। संप्रभुता के रूप की बात करें तो पहला औपचारिक व वास्तविक संप्रभुता है, दूसरा कानूनी व राजनीतिक संप्रभुता जिसमें संसद और राष्ट्रपति आते हैं। दोस्तों, तीसरा राजनीतिक व लौकिक संप्रभुता है और चौथा और अंतिम विधि सम्मत और तथ्य सम्मत संप्रभुता है। औपचारिक व वास्तविक संप्रभुता की अगर हम बात करें तो दोस्तों, दोनों औपचारिक व वास्तविक संप्रभुता दोनों में अंतर सिर्फ संसदीय शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली जहां होती है वहां पर औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता में अंतर देखने को मिलता है, जबकि जहां अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, जैसे अमेरिका जैसे देश में जहां अध्यक्षीय शासन प्रणाली है वहां दोनों अर्थात औपचारिक व वास्तविक दोनों सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर होता है तो उसमें औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता दोनों निवास करती है। इसका कहने का यही आशय है। अध्यक्षीय शासन का आदर्श घर अमेरिका है, ये आप जानते हैं। इसलिए अध्यक्षीय शासन में औपचारिक संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता दोनों एक ही सत्ता में, एक ही व्यक्ति में निवास करती है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, और दोनों बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करिए। और अगला पॉइंट है दोस्तों, औपचारिक संप्रभु जो होता है सैद्धांतिक रूप से उसमें सारी शक्तियाँ निहित होती है। जो औपचारिक संप्रभु होता है उसमें सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, निवास करती हैं, लेकिन वह इन सारी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि संविधान ने औपचारिक संप्रभु को विवेक का अधिकार नहीं दिया है, विवेक की शक्ति नहीं दी है। उदाहरण के लिए भारत का राष्ट्रपति औपचारिक संप्रभु है, भारत का राष्ट्रपति औपचारिक संप्रभु है, सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियां उसमें निहित हैं, लेकिन राष्ट्रपति उस शक्ति का उपयोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि संविधान ने विवेक का अधिकार उसे नहीं दिया है दोस्तों। ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति के साथ इंग्लैंड का जो सम्राट है वह भी सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियों को धारण करता है, लेकिन सारी शक्तियों का उपयोग वह नहीं कर पाता, क्योंकि उसे भी संविधान ने विवेक की शक्ति या विवेक का अधिकार नहीं दिया है। तो इस तरह से औपचारिक संप्रभु में शक्तियां तो होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल वह नहीं कर पाता है। और वास्तविक संप्रभु जो होता है दोस्तों, वह व्यवहारिक रूप से सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि संविधान ने उसे वह अधिकार प्रदान किया है। किंतु दोस्तों, यह जो शक्तियों का प्रयोग करता है औपचारिक शक्ति के नाम से ही करता है, औपचारिक संप्रभुता के नाम से ही करता है। क्यों? क्योंकि संविधान ने ऐसी ही व्यवस्था दी होती है। जैसे दोस्तों, भारत में भारत का मंत्रिपरिषद वास्तविक संप्रभु है, वास्तविक संप्रभुता का प्रयोग करता है, लेकिन सारी शक्तियों का उपयोग वह भारत के राष्ट्रपति के नाम पे करता है। इस तरह से
औपचारिक वास्तविक संप्रभु व्यवहारिक रूप में सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन औपचारिक शक्ति के नाम पर। जैसे उदाहरण भी है, भारत में मंत्रिपरिषद और इंग्लैंड में मंत्रिमंडल। ये लोग जो हैं वास्तविक संप्रभु हैं और व्यवहारिक रूप से सारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन औपचारिक शक्ति के नाम पर ही करते हैं। अब दोस्तों आते हैं दूसरे पॉइंट, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में। अब देखेंगे कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता क्या है और दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों कानूनी संप्रभुता उसे कहते हैं जो कानून का निर्माण करती है। क्या करती है? कानून का निर्माण करती है और उसका पालन करती है, और यह सर्वोच्च शक्तिमान भी होती है, सर्वोच्च शक्ति भी धारण करती है। उसे ही कानूनी संप्रभुता कहते हैं। कानून निर्माण, पालन और सर्वोच्च शक्ति धारण करे, वही कानूनी संप्रभुता है। और दोस्तों कानूनी संप्रभु निर्मित कानून तभी तक मान्य होता है जब तक कानून उसे स्वीकार किए रहती है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि कानूनी संप्रभु द्वारा निर्मित कानून अपने अस्तित्व में कब तक रहती है? जब तक कानून उसे स्वीकार करती है। एक उदाहरण के तौर पे दोस्तों कानूनी संप्रभुता के उदाहरण देखें तो ब्रिटेन में संसद सहित सम्राट कानूनी संप्रभुता का उदाहरण है, और भारत में देखें तो संसद सहित राष्ट्रपति कानूनी संप्रभुता के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये लोग कानून निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों भारत में विधायिका जो है, विधायिका का मुख्य कार्य है विधि बनाना, वही कानूनी संप्रभु है। विधायिका में आप जानते हैं संसद और राष्ट्रपति दोनों आते हैं। तो कानूनी संप्रभुता में भारत में संसद और राष्ट्रपति, और ब्रिटेन में संसद और सम्राट। डायसी एक महत्वपूर्ण विचारक हैं दोस्तों, जो इंग्लैंड के निवासी हैं, इंग्लैंड के विचारक हैं, कानूनी संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। इनकी किताब का नाम ही है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विधि का शासन। कभी कभी पूछ सकता है विधि का शासन किताब किसने लिखा? डायसी ने लिखा। विधि के शासन के जनक कौन हैं? एवी डायसी है। इन्होंने कहा कि वैध संप्रभुता कानून बनाने वाली वह शक्ति है जो अन्य किसी कानूनी विधि से मर्यादित नहीं होती है। वैध संप्रभुता वह कानून बनाने वाली वह शक्ति है जो अन्य किसी कानूनी विधि से मर्यादित नहीं होती है। एवी डायसी का कथन है। और दोस्तों ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटिश संसद है, वह कानूनी संप्रभुता के संदर्भ में इतनी शक्तिशाली है कि कहा जाता है कि एक जीवित बच्चे को वह मृत घोषित कर सकती है और नाजायज औलाद को जायज औलाद घोषित कर सकती है। कौन? ब्रिटेन की संसद। और ब्रिटिश संसद ही है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा दुनिया के सारे कार्य कर सकती है। ब्रिटिश संसद एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा दुनिया के सारे कार्य कर सकती है। क्यों? क्योंकि स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने का कार्य ईश्वर करता है। इसलिए ईश्वर जो कार्य करता है उस कार्य को छोड़कर ब्रिटेन की संसद दुनिया के सारे कार्य कर सकती है। इसलिए ब्रिटिश संसद को बहुत शक्तिशाली कहा गया है। और दोस्तों ब्रिटिश संसद के कानून निर्माण के इसी निरंकुशता के कारण भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कमेंट करते हुए कहा था, ब्रिटेन की संसद वेश्या है। पूछा जाता है ब्रिटिश संसद को वेश्या की उपाधि किस विचारक ने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो दोस्तों कानूनी संप्रभुता के बाद राजनीतिक संप्रभुता को देखें तो राजनीतिक संप्रभुता कानूनी संप्रभुता या पार्लियामेंट पर नियंत्रण का कार्य करती है। जो राजनीतिक संप्रभुता है वो क्या है? कानूनी संप्रभुता, मतलब जिसे पार्लियामेंट कहते हैं,
इस पे नियंत्रण का कार्य करती है। राजनीतिक संप्रभुता वास्तव में एक वास्तविक अवधारणा है जिसके समक्ष हर व्यक्ति नतमस्तक होता है या शीश झुकाता है, और राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य के अंतर वे सभी तत्व जो कानूनी संप्रभुता पर नियंत्रण रखते हैं उसी में निवास करती है। जैसे मतदाता में राजनीतिक संप्रभुता निवास करते हैं, निर्वाचक मंडल में भी राजनीतिक संप्रभुता निवास करता है, और चुने गए प्रतिनिधि में भी राजनीतिक संप्रभुता निवास करते हैं। जैसे दोस्तों, मतदाता आप हैं, हम हैं, वे लोग हैं, सब लोग हैं। तो जितने मतदाता हैं वो कानूनी संप्रभुता पे अपना नियंत्रण रखते हैं। जैसे अपने जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक को चुनते हैं, और वो राजनीतिक संप्रभुता वो कानूनी संप्रभुता के एक अंग हैं। जो विधायक हैं, सांसद हैं, कानूनी संप्रभुता के अंग हैं। तो कानूनी संप्रभुता के जो अंग हैं उसको हम लोग चुनते हैं, मतदाता चुनता है। इसलिए राजनीतिक संप्रभुता, मतदाता निर्वाचक मंडल चुना गया प्रतिनिधि राजनीतिक संप्रभुता है, वह कानूनी संप्रभुता पे जबरदस्त नियंत्रण स्थापित करता है। यही कहने का आशय था। और दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड जहाँ का विचारक रूसो था, उसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और स्विट्जरलैंड में दोस्तों क्या है कि एक ग्राउंड में खड़े होके लोगों का मत लेकर कानून बना लिया जाता है। तो कानूनी संप्रभुता जनता में और विधिक संप्रभुता भी जनता में। तो जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ पर इन दोनों संप्रभुता में अंतर नहीं पाया जाता, लेकिन जहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ पे कानूनी संप्रभुता और विधिक संप्रभुता में सीधे सीधे अंतर होता है। तो कहने का यही आशय है, जैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो कानूनी संप्रभुता, वास्तविक राजनीतिक संप्रभुता में अंतर है। दोस्तों, डायसी जो इंग्लैंड के राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने कहा कि कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर होता है। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर होता है। दोस्तों, अगर एक तथ्य को आप अच्छे से समझते हैं तो उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा तथ्य भी क्लियर हो जाता है। जैसे डायसी को अगर आप जान गए कि डायसी इंग्लैंड के विचारक हैं, कानूनी संप्रभुता के जनक हैं, तो डायसी जरूर कहेंगे कि कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र है और वहाँ अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली है, और जबकि इसके पहले हमने कह दिया कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोनों में अंतर होता है। तो सीधी सी बात है, डायसी जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली व्यवस्था में रह रहे हैं और विधि के शासन के जनक भी हैं, तो वो भी यही बात कहेंगे कि कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर होता है। जबकि गार्नर एक ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता है। गार्नर एक ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में कोई अंतर नहीं होता है। दोस्तों, कानूनी राजनीतिक संप्रभुता के संदर्भ में कुछ कथन है। जैसे डायसी ने कहा कि वकील द्वारा मान्य कानूनी प्रभुसत्ताधारी के पीछे एक अन्य प्रभुसत्ताधारी होता है जिसके समक्ष कानूनी प्रभुसत्ताधारी अपना शीश झुकाता है और जिसकी इच्छा अंतिम तौर पर सभी नागरिकों को माननी पड़ती है। तो इसका तात्पर्य है दोस्तों कि वकील जिस कानूनी संप्रभुता को मानता है, उस कानूनी संप्रभुता के पीछे एक अन्य प्रभुसत्ता होती है, और वो कौन होती है? राजनीतिक संप्रभुता। और जिसके समक्ष कानूनी संप्रभुता को अपना सिर झुकाना पड़ता है और जिसकी इच्छा अंतिम तौर पर
नागरिकों को माननी पड़ती है। किसकी इच्छा? राजनीतिक संप्रभुता की। तो इस तरह से दोस्तों डायसी के बाद गिलक्राइस्ट का स्टेटमेंट है कि राजनीतिक संप्रभु एक राज्य में पाए जाने वाले, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा गया है गिलक्राइस्ट का ये कथन कि राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाए जाने वाले उन सभी प्रभावों का योग है जो कानूनी प्रभुसत्ताधारी के पीछे रहती है। राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाए जाने वाले उन सभी प्रभावों का योग है जो कानूनी प्रभुसत्ताधारी के पीछे रहती है। इसके बाद ब्राइस एक विचारक हैं जो ऑस्टिन की आलोचना करते हैं। कहते हैं कि ऑस्टिन की संप्रभुता आधुनिक राज्यों से कोसों दूर है। ब्राइस क्या कहते हैं कि ऑस्टिन की संप्रभुता आधुनिक राज्यों से कोसों दूर है, जबकि हर्मसा आलोचना करते हैं ऑस्टिन की। कहते हैं कि ऑस्टिन की संप्रभुता में हवलदारी की गंध आती है, हवलदारी की गंध आती है। तो दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण कथन भी आपके समझ प्रस्तुत हैं। हम लोगों ने राजनीतिक संप्रभुता के रूप के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों मिलते हैं संप्रभुता के अगले पार्ट में। तब तक दोस्तों चैनल वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद।